हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, आधुनिक भारत चल रहा था और उसमें हम लोग बंगाल के गवर्नर को एक ओर से देख रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स को देख लिया था, एक लाइन का एक और गवर्नर था, हम लोगों ने उसको भी देखा। और आज जो गवर्नर है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है और इस वीडियो में लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो भी पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको हम लोग सब इसी वीडियो में आज देख लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को जो भी इसमें पॉइंट है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये बंगाल के ऐसे गवर्नर थे जो एक कुलीन वृत्ति का था। कुलीन वृत्ति का अर्थ क्या है कि एक सभ्य समाज का होना, एक सभ्य सोच होना, एक सभ्य आदर्श होना। तो वो एक कुलीन वृत्ति के व्यक्ति थे और साथ ही एक उच्च वंशीय व्यक्ति थे। उच्च वंशीय व्यक्ति का अर्थ है कि वो अच्छे घराने से, उच्च वंश से बिलोंग करते थे। तो ऐसे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और साथ ही साथ अगर इनकी आप पूरा शासन काल को देखेंगे तो इसमें इन्होंने जो भी काम किया, शासन को संबंधित जो भी कार्य किया, उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों को भी अच्छा ही मतलब कि देने का प्रयास किया। जैसे बंगाल के किसान के बीच और जमींदारों के बीच और कंपनी के बीच जो संबंध होता है उसको कहीं ना कहीं सही करने का प्रयास लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया और इसलिए आज इसको याद भी किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कॉर्नवालिस के समय है ना, कॉर्नवालिस के समय में जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। एक काम जो ये किया, सबसे जबरदस्त काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने इस काम के लिए इनको बहुत सराहा जाता है। कॉर्नवालिस के समय में जिले का समस्त अधिकार, एक जिला का जितना भी समस्त अधिकार था, है ना, अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। तो यह मतलब जिले का समस्त अधिकार एक कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। यह जो उस समय कॉर्नवालिस, जबकि आप समझ सकते हैं कि जब कॉर्नवालिस पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जब कॉर्नवालिस आया तो उस समय की बात हो रही है कि जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत, भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त कर दिया। इसने क्या किया कि भारतीय न्यायाधीश से युक्त जो जिला फौजदारी अदालत था उसको समाप्त कर दिया। जिला फौजदारी अदालत आप समझ रहे हैं क्या होता है। जिला फौजदारी अदालत, जिला का मतलब, जिला में फौजदारी मतलब आपराधिक वृत्तियों का केस, छीन छोर, लूट या बलात्कार, चोरी, हिंसा, ये सभी चीज क्या है, ये सभी आपराधिक है और ये सब आएगा फौजदारी में। तो युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर क्या किया, 4 भ्रमण करने वाला अदालत बनाया। 4 भ्रमण करने वाला अदालत बनाया, मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो अदालत भ्रमण करते रहेगा, आज यहां तो कल वहां जिला में चलते रहेगा। 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई, जिनमें 3 बंगाल के लिए, 3 को भ्रमण करने वाला अदालत कहां दिया, बंगाल में, और 1 दे दिया बिहार में, है ना, 1 दे दिया बिहार के लिए नियुक्त किया। तो यह भी इसका एक नया कदम था, अच्छा कदम था। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, इसमें जो कलेक्टर का पद होता है, कलेक्टर के हाथों में सारा पावर दे दिया। तो कलेक्टर ये जिले का सुरक्षा और अर्थव्यवस्था यही संभालता है। मूल रूप से एक डिस्ट्रिक्ट का जो अर्थव्यवस्था है ना, एक अर्थव्यवस्था है और जो सुरक्षा व्यवस्था है, दोनों किसके हाथ में है, तो वह कलेक्टर के हाथ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कॉड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित था, अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों के पृथक्कीकरण का अर्थ हुआ सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित था। इस सेंटेंस को, इस पॉइंट को समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है ना। ये जो कॉर्नवालिस कॉड है, 1739 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कॉड, कॉर्नवालिस कॉड को कॉर्नवालिस संहिता भी कहा गया है। कॉर्नवालिस कॉड कहिए या कहीं कहीं पर आपको कॉर्नवालिस संहिता मिलेगा। इसमें मूल रूप से बात क्या है इसको समझिए, कॉर्नवालिस कॉड क्या है इसको समझते हैं। जब से पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर बना, तब से इन्होंने बहुत सारे न्यायिक चेंजेस किए, बहुत सारे न्यायिक परिवर्तन लाए जो अपने शासन व्यवस्था में। तो हर न्यायिक परिवर्तन को उन्होंने अलग करके एक जगह जो है उसको एक जगह एकत्रित किया। जो बदलाव उन्होंने न्यायिक लाए उसको एक जगह एकत्रित किया और उस सब को मिला करके 1793 में एक कॉड बनाया, जिसको कि
कॉर्नवालिस कॉर्ड कहा गया और इस कॉर्ड में मूल रूप से पृथक्कीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर को रखा गया। अब आपको समझना है कि पृथक्कीकरण क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। तो इन्होंने जो कलेक्टर का पद है इसके साथ कुछ बदलाव किया। इसमें कुछ आप समझ सकते हैं रूढ़िवादियां आ गई थी कि कलेक्टर भी भ्रष्ट हुआ करते थे, उससे आम जनता को भी तकलीफ होती थी। इन्होंने उस पद में ही चेंजिंग लाया, उसके कुछ कुछ कार्यों में बदलाव लाया और उन सारे बदलावों को एक जगह कलेक्ट करके क्या बना दिया, उसका नाम बना दिया कॉर्नवालिस कॉर्ड। तो अब आपको समझ में आया कॉर्नवालिस कॉर्ड है क्या है। तो कॉर्नवालिस कॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक परिवर्तनों का एक, समझिए, एक न्यायिक परिवर्तनों की एक कड़ी उसमें दर्शाई गई है, क्या क्या उन्होंने बदलाव किया। और वह जो बदलाव किया वह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित है। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां छीन ली गई। इसमें कलेक्टर जो होते थे उनकी न्यायिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी और साथ ही साथ उसकी फौजदारी शक्ति भी छीन ली गई और उसको कलेक्टर के रूप में किए गए अन्याय का निर्णय, है ना, कोई स्वयं न्यायाधीश के रूप में कैसे कर सकता था। यह बात जो है न्याय इसको कॉर्नवालिस को हमेशा चुभती थी। उनको यह हमेशा लगता था कि कलेक्टर के रूप में किए गए अन्याय का निर्णय, अगर कलेक्टर कोई अन्याय करता है, कलेक्टर कोई आम जनता को तकलीफ देता है, उनको प्रताड़ित करता है, तो उस, है ना, अन्याय का निर्णय कोई स्वयं न्यायाधीश के रूप में कैसे कर सकता है, अर्थात वह नहीं कर सकता है। स्वयं न्यायाधीश के रूप में वह इस चीज को क्लियर नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कलेक्टर को ही पहले हमला किया और वहां से क्या किया, पृथक्करण कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। एक कलेक्टर के पास जितनी शक्तियां थी उसको कुछ ना कुछ छीनी गई और उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया। मतलब कि कुल मिलाकर के हम कहना यह चाहते हैं कलेक्टर के पद में बदलाव लाया गया, उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई और उनसे कुछ जिम्मेदारियां ली गई। इससे क्या हुआ, कलेक्टर की जो भ्रष्टता थी वह खत्म हो गई, कलेक्टर उतना भ्रष्ट नहीं होने पाया। तो यह जो पृथक किया, यह जो अलग अलग किया, सेपरेट किया पावर को, यही सेपरेशन ऑफ पावर कहलाया और यही कॉर्नवालिस का पृथक्करण नीति कहलाई, या पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण कहलाया। और उन्होंने जो न्यायिक बदलाव ला करके कुछ कंडीशन कलेक्टर को दिया और कुछ उससे हटाया, तो जो दिया और जो हटाया उन सब का एक जो है एक खाका बनाया, उसको क्या कहा गया, उसी को नाम दिया गया कॉर्नवालिस कॉर्ड, है ना। इसमें पहले जो विस्तृत न्याय, पहले जो कलेक्टर होता था, इस कलेक्टर के पास, अर्थात हम कहना ये चाहते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो कलेक्टर को डिफाइन किया, कलेक्टर का रियल जो कलेक्टर का रूल रखा कलेक्टर के लिए, उसके पहले जो कलेक्टर थे उसमें विस्तृत न्यायिक शक्तियां भी होती थी, भूमिकर विभाग भी आ जाता था और दंडनायक शक्तियां भी होती थी। इससे क्या करता था, वो मनमानी भी करता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसमें बदलाव लाया, कुल मिलाकर के पृथक्करण के द्वारा ही जो है उसकी शक्तियों को डिवाइड किया, अलग किया और क्या किया, एक नया कॉर्ड जो कॉर्नवालिस कॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 1793 ईस्वी में उसको लागू किया या उसके बनाया गया। तो अब हमको लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि कॉर्नवालिस कॉर्ड क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार पर जमींदारों को, है ना, इस अधिकार से वंचित कर दिया। क्या किया, पुलिस कर्मचारी के वेतन, है ना, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही पुलिस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि किया और उस वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। मतलब जिस जिस जमींदार को पुलिस का अधिकार प्राप्त था या उससे जुड़ी कोई शक्तियां थी, उस सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना, इस अधिकार को वंचित कर दिया। उस अधिकार से वंचित उन्होंने जमींदारों को इसलिए किया क्योंकि वही जमींदार बाद में किसान पर शासन करता था, उस पर जुल्म करता था, अत्याचार करता था। इसलिए क्या किया, कॉर्नवालिस ने पहले तो पुलिस कर्मचारी की वेतन वृद्धि कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार था, उस जमींदार को इस अधिकार से वंचित कर दिया। मतलब कि पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो पुलिस की अधिकार प्राप्त जो जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। जो जमींदार था और पुलिस अधिकार था, तो वह क्या किया, जमींदारों के लिए वह उन्होंने ये जो वेतन वृद्धि का काम किया वो उनके लिए उन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें कॉर्नवालिस की, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि व्यक्ति अच्छा था, मतलब कुछ काम जो प्रशासनिक ढंग से किया वह बेहतरीन किया। वारेन हेस्टिंग्स से हमको ठीक लगता है। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार, है ना, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के कर्मचारी जो भी थे उसका जो व्यक्तिगत जो व्यापार था उसको बंद करवा दिया, वह उन्होंने चलने नहीं दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। यह जो व्यक्तिगत व्यापार है इसके तहत वह और भी शोषण करता था और भी तकलीफ देता था आदमियों को। इसलिए इसने क्या किया कि कंपनी के कर्मचारी का जो व्यक्तिगत व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, अपना व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप कंपनी के साथ जुड़े रहिए, कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के साथ काम कीजिए। चलिए
जिला पुलिस थाना की स्थापना कर, जिला पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। और क्या किया, एक दरोगा को इंचार्ज बनाया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर, हर जिला के अंतर्गत एक पुलिस थाना बनाया गया और उस पुलिस थाना है ना, उस पुलिस थाना की स्थापना की गई, स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। तो अभी भी है, आप देखते हैं जहां जहां भी थाना है वहां का इंचार्ज दरोगा वगैरह होते हैं। तो यह कुछ ना कुछ हमारा डरना भी तो उसी पर आ रहा है, उसी पर बनाया गया है। तो क्या कहा, जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। क्या कहा, भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता। इंडियन को इतना तक ही उन्होंने सीमित रखा था, है ना। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर एक पद है सूबेदार। सूबेदार का अर्थ क्या होता है, आप लोग सुन, अभी भी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें ये वर्ड यूज होती है सूबेदार, है ना। तो ये सूबेदार का अर्थ होता है, ये जो भारतीय और पाकिस्तानी सेना है इस दोनों का एक ऐतिहासिक रैंक है, ये एक ऐतिहासिक पद है जिसको सूबेदार कहा गया है। ये इंडियन आर्मी में भी है और पाकिस्तान के आर्मी में भी ये वर्ड यूज होता है। और सूबेदार होता था क्या, ये ब्रिटिश कमीशन अधिकारी से नीचे होता था, ब्रिटिश कमीशन अधिकारी से नीचे होता था और गैर कमीशन अधिकारी से ऊपर होता था। ब्रिटिश कमीशन अधिकारी से नीचे का पद था और गैर कमीशन अधिकारी से ऊपर का पद था, जिसको सूबेदार कहा जाता था। और ये भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में और पाकिस्तानी आर्मी में, दोनों में ही ये रैंक यूज होता है, एक पद है जिसको कि सेना में कहा जाता है। जमादार तो आप जान रहे हैं। प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, मुंसिफ का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो न्याय करने वाला हो, उसको मुंसिफ कहते हैं। ये एक फारसी लफ्ज है ना। मुंसिफ, मुंसिफ होता है जो न्याय करने वाला व्यक्ति हो, या आप मुंसिफ मतलब न्यायाधीश भी आप समझ सकते हैं। तो मुंसिफ हो गया जो न्याय करने वाला है या जो न्यायाधीश है। सदर, सदर का मतलब होता है सर्वोच्च या सबसे ऊपर, यह भी आप जान ही रहे हैं। अमीन, अमीन, अमीन का अर्थ होता है, यह भी एक उर्दू लफ्ज है अमीन, इसका अर्थ होता है ईमानदार या सत्यनिष्ठ या सत्यवादी। अमीन का मतलब होता है ईमानदार या सत्यनिष्ठ या सत्यवादी या फिर अमानत रखने वाला विश्वसनीय व्यक्ति। किसी का कोई अमानत अगर उसको दे दी जाए तो वह रखता है तो उसको भी हम लोग अमीन कहते हैं, या वह सबका विश्वसनीय है तो उसको भी हम अमीन कहते हैं। लेकिन जो हम लोग अपने क्षेत्र में देखते हैं, अमीन का मतलब हुआ झगड़ा हुआ तो बोला अमीन को बुलाओ, वो जमीन नापेगा। तो अर्थात जमीन का नाप, जमीन का हर चीज रिकॉर्ड रखना, कहाँ से कितना जमीन किस एरिया में कितना है, इन चीज़ों का लेखा जोखा रखना, ये काम होता था अमीन का, जो आज भी है। तो मुंसिफ, सदर, अमीन, अमीन या डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। अगर प्रशासनिक सेवा में बात करें तो प्रशासनिक सेवा में इंडियन को मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दी जाती थी। मतलब कि मुंसिफ भी हो सकता है एक इंडियन, सदर भी हो सकता है, अमीन भी हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर भी हो सकता है, लेकिन इससे ऊंचा पद प्रशासनिक सेवा में उसने नहीं दिया। और साथ ही साथ भारतीयों के लिए सेना में कौन सा पद दिया, सूबेदार और जमादार, सूबेदार का पद दिया और जमादार का पद दिया। सूबेदार तो हो ही गया कि ब्रिटिश कमीशन के अधिकारी से नीचे का पद होगा, और साथ ही साथ गैर कमीशन अधिकारी अगर है तो उससे ऊपर होगा। गैर कमीशन अधिकारी से ऊपर का पद है सूबेदार, और जो ब्रिटिश कमीशन हुआ, ब्रिटिश कमीशन अधिकारी से नीचे का पद हो गया सूबेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आ गया, अस्थाई बंदोबस्त। इसने 1793, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना होता था। यह देखिए अब एक से एक बुद्धि लगाता है। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति क्या हो गई। देखिए अस्थाई बंदोबस्त क्या है। अस्थाई बंदोबस्त कहीं कहीं यह आपको इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी आता है, एग्जाम में इसको भूलिएगा नहीं। इस्तमरारी है ना, इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। तो यह भी ध्यान में रखना है कि इस्तमरारी बंदोबस्त हो जाए, या फिर आपसे कह दिया जाए क्या, अस्थाई बंदोबस्त कह दिया जाए, या फिर कहीं कहीं कंपनी बंदोबस्त भी कहते हैं। याद रखिएगा,
कंपनी बंदोबस्त भी कहा जाए। तीनों का मतलब एक ही समझना है और कहीं फंसना नहीं है। चाहे कंपनी बंदोबस्त कर दे, इस्तमरारी बंदोबस्त कर दे या अस्थाई बंदोबस्त कर दे, तीनों एक ही चीज है। तो इस्तमरारी बंदोबस्त यह जो है 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793 ईस्वी को यह जो है इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। और इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित अस्थाई जो है व्यवस्था थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो जमींदार हैं, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित अस्थाई व्यवस्था थी। मतलब टैक्स को जो वसूला जाता था उसके लिए एक अस्थाई साइन, एक अस्थाई व्यवस्था कर दिया गया और इसी को नाम दिया गया अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या हुआ, कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कब, 22 मार्च 1793 को, 22 मार्च 1793 को लाया गया था। और इसके तहत क्या था, बंगाल के जमींदार, है ना, और कंपनी के बीच जो कर वसूला जाता था जमींदारों से, उसके तहत एक अस्थाई जो है व्यवस्था बनाई गई और उसी को नाम क्या दिया, अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90%, 10/11 भाग ये कंपनी को ही देना पड़ता था। 90% कंपनी को ही देगा, लगभग 10%, 1/11 भाग ही अपने पास रखेगा। मतलब सब तो कंपनी को दे दिया, 100 रुपया में 90 रुपया तो कंपनियों को दे दिया, 10 रुपया अपने पास रखा। ये है आपका अस्थाई बंदोबस्त, है ना, और ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं। कंपनी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। ये जॉन सोर, ये देखिए, कंपनी बंदोबस्त कह दे या फिर अस्थाई बंदोबस्त कह दे या इस्तमरारी बंदोबस्त कह दे, सब एक ही चीज है। तो कंपनी बंदोबस्त की जो योजना बनाई थी, यह जो योजना तैयार किया था जॉन सोर ने। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त या कंपनी बंदोबस्त की योजना किसने शुरू की थी। तो यह योजना शुरू किया था जॉन सोर ने। किसने शुरू किया था, जॉन सोर ने शुरू किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बनाई थी, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें जो जमींदार थे वो भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कह रहा है कंपनी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कहाँ पर लगाया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिले में, मद्रास के उत्तरी जिले में, है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। मतलब जमींदार स्वतंत्र था कि वो क्या भू राजस्व तय करेगा। लेकिन एक बात तो यहाँ गड़बड़ हो गई, अस्थाई बंदोबस्त में जो है जमींदार को भू राजस्व का लगभग इतना फिक्स कर दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं कंपनी बंदोबस्त जो जॉन सोर ने योजना बनाई थी, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र था। अर्थात जमींदार भू राजस्व को अपने से तय करने के लिए स्वतंत्र था। तो इसका मतलब यहाँ पर लग रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त और कंपनी बंदोबस्त दोनों दो चीज है, एक जॉन सोर संबंधित है और एक लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है, जबकि हमने आपको बता दिया कि दोनों एक चीज है। खैर अभी हमको इसमें ये हो रहा है, हम इसको यहीं रखते हैं। कंपनी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिले में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। चलिए, जॉन सोर से संबंधित कंपनी बंदोबस्त को याद रखिएगा। तब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, कंपनी बंदोबस्त को। इस्तमरारी बंदोबस्त ये याद रखिए, 22 मार्च 1793, या फिर अस्थाई बंदोबस्त, एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है ना। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहेगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर को भारत के नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो भारत के नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब देखिए, सर जॉन सोर, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो गवर्नर बना वह है सर जॉन सोर। कौन बना, सर जॉन सोर। 1793 से 1798, 1793 ईस्वी से 1798 कार्यकाल रहा। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसने कौन सी नीति अपनाई, अहस्तक्षेप की नीति। देखिए, अहस्तक्षेप की नीति जो होती है, अब ये जान लेते हैं क्या है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति एक विदेश नीति है ना, एक विदेश नीति, एक फॉरेन पॉलिसी है। अहस्तक्षेप की नीति में क्या होता है, इसमें राजनीतिक शासकों को अन्य राष्ट्रों से जो भी है उससे संधि नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक शासक है, या मान लीजिए
कि कोई शासक है वह राजनीतिक शासक को अन्य राष्ट्र से संधि करने से बचाता है। अहस्तक्षेप की नीति मतलब आप अपने राष्ट्र का अगर शासक हैं तो आप दूसरे राष्ट्र से संधि मत कीजिए, साथ ही साथ कूटनीति की करते रहिए, कूटनीति करते रहिए, लेकिन उससे संधि नहीं कीजिए। और तब तक युद्ध नहीं कीजिए जब तक कि आपकी आत्मरक्षा पर प्रश्न नहीं उठ जाए। मतलब अब आप पे मारने का आपको मारा जाए या आप पे हमला किया जाए, तब ये आपको उस कंडीशन में ही आपको युद्ध करना है, लेकिन तब तक युद्ध नहीं करना। ये कहलाती है अहस्तक्षेप की नीति। जब तक आत्मरक्षा हो, है ना, हो सके तब तक युद्ध नहीं करना है, जब तक हम अपने को बचा सकते हैं। तो ये अहस्तक्षेप की नीति है कि आप संधि भी मत कीजिए और आप युद्ध भी मत कीजिए, लेकिन कूटनीति करते रहिए। ये है अहस्तक्षेप की नीति। और इसको किसने, सर जॉन सोर ने जो है इसको अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया, अर्थात किसी भी दूसरे से युद्ध भी नहीं किया, संधि भी नहीं किया, लेकिन कूटनीति करते रहा। ये है आपका अहस्तक्षेप की नीति। तो चलिए आज हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को देख लिया और सर जॉन सोर को देखा। फिर अगला जो गवर्नर है उसको हम लेकर के आपके सामने आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। ठीक है, आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।